प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज मैं आपके सामने जो कुंडली लेकर के आया हूँ, ये जिनकी कुंडली है, इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं सिर्फ इनकी कुंडली के नवांश चक्र पे ध्यान दूं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आपको मैं नवांश कुंडली पे ही बहुत सारी बातें बता दूं। नवांश कुंडली के अंदर, नवांश कुंडली में अगर जो कोई ग्रह लग्न कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी या छठवें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी या तीसरे भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाता हो, है ना, लग्न में बैठ जाता हो, तो ये नवांश कुंडली की कमजोरी दिखाने लगता है या उसमें संघर्ष दिखाने लगता है। ये पहला सिद्धांत है। अब जब हम इस कुंडली पे इनका ध्यान लेके आते हैं, तो नवांश कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो यहाँ धन भाव में बैठे हैं। यहाँ अष्टम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, उनकी राशि दशम स्थान में बनी है। यहाँ वो छठवें भाव के स्वामी मंगल हैं और यहाँ वो बनते हैं अष्टम भाव में। इसका अर्थ है कि छठवें, 8वें और 12वें भाव में जो राशि बनी है, वो जन्म कुंडली के लग्न में नहीं बनी है। लग्न में कौन सी राशि बनी है? मेष राशि बनी है, जो लग्न कुंडली की लाभ भाव में बन रही राशि है। अब इसका सिद्धांत कहता है कि अगर नवांश कुंडली के लग्नेश लग्न कुंडली के पंचम, नवम, सप्तम या केंद्र के किसी भी भाव के स्वामी हो, एकादशवें भाव का भी, तो धन लाभ, पैतृक संपत्ति लाभ, दाम्पत्य का लाभ, संतान का लाभ, कृतज्ञता, ये सारी चीजें जो विवाह में बहुत ही मजबूत बनाती हैं विवाह को, उसका सुख बढ़िया दे देती हैं। तो इस जातक की कुंडली में नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति लग्न कुंडली के एकादशवें भाव के स्वामी बन रहे हैं, जो यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जो सप्तम भाव में राशि बनी है, वो तुला राशि शुभ ग्रह की राशि बनी है और विवाह की स्थिति में केंद्र में चर प्रकृति की राशियां बनी है। 1 4 7 10, 1 4 7 10 यानी कि चर प्रकृति की राशि। और जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 4 7 10 लाभ, धन, विद्या, बुद्धि, विवेक और अचानक से धन की प्राप्ति, ये सारे ही राशियों का निर्माण जन्म कुंडली के केंद्र में हो गया, जो धन से और लाभ से प्रायः संबंध बना रही हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति विवाह के बाद उत्तरोत्तर भाग्य के बल को प्राप्त करने वाला और वैवाहिक सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि यहाँ लाभेश यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, यहाँ के धनेश यहाँ के सुखेश बन रहे हैं, यहाँ के पंचम भाव के स्वामी विद्या, बुद्धि, विवेक भाव के स्वामी यहाँ के प्रेम में, यहाँ भी प्रेम भाव होता है, यहाँ भी प्रेम दाम्पत्य का, और यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी यहाँ के दशम भाव के स्वामी बन रहे हैं, जहां उस भाव का स्वामी वहीं बैठा है। तो इस भाव की सुरक्षा हो जाती है। दूसरा सिद्धांत, लग्न कुंडली में जो ग्रह केंद्र में बैठे हैं, ये यहाँ भाग्य भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, और यहाँ जो शनि बैठे हैं वो दशम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। तो ये अच्छी बात है। दशम स्थान में पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं, ये और भी अच्छी बात हो जाती है, जो व्यक्ति के विवाह के बाद उसके करियर के ग्रोथ को बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट देते हैं। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में 2 परम मित्र बैठे हैं शुभ ग्रह की राशि में, शुक्र की राशि बनी है, और नवांश कुंडली के सप्तम भाव में या नवांश कुंडली के सप्तमेश अगर गुरु से दृष्ट हो या गुरु से युत हो सप्तम भाव, या गुरु की दृष्टि हो सप्तम भाव पे, तो कभी भी वो विवाह टूटता नहीं है। मैंने इस पे बहुत पुराना एक कार्यक्रम, अभी मुश्किल से 5-6 महीने पहले एक कार्यक्रम बनाया था, उदाहरण दिया था मैंने उस कुंडली पे कि सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि या सप्तम भाव में गुरु बैठे हों, अपने मित्र से दृष्ट हों, लग्नेश के साथ बैठे हों, और सप्तम भाव के अधिपति शुक्र सप्तम भाव से 5 घर आगे और गुरु से दृष्ट हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, और मित्रस्थ होकर के शनिदेव भी बैठे हैं अपनी ही राशि में। पंचम भाव के स्वामी गुरु से केंद्र में, मंगल से केंद्र में, लग्नेश लग्न से केंद्र में। इतनी अच्छी बात होगी, ये कुंडली इतनी प्रगाढ़ है, इतनी मजबूत हो जाएगी नवांश कुंडली में। यही सेम स्थिति यहाँ दशमांशा चक्र में भी देखने को मिलेगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लग्न के अधिपति बुध बनते हैं, भाग्य में बैठे हैं। यहाँ पे लग्न के अधिपति शनि बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, और मंगल की उच्च की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। ये अच्छी बात है।
दूसरा, यहाँ गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो कौन है, इस कुंडली के लग्न को शुभ कर्त्री लगा रहे थे। यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में लग्नेश के साथ बैठे हैं। लग्न और नवम का स्वामी एक साथ सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में बैठ करके लग्न पे दोनों की दृष्टि होगी, तो पति और पत्नी के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो बड़ा ही विस्तृत, बेहतरीन और मजबूत होता है। इसमें और भी अगर 2-3 बातें मैं और बता दूं, तो पंचम भाव के अधिपति का दशम स्थान में दिग्बली होना प्रेम और पारदर्शिता को दिखाता है। जन्म कुंडली के नवांश चक्र के दूसरे भाव के स्वामी अपने भाव से केंद्र में बैठे हैं, अपने भाव से 10 घर आगे पीछे या अपने भाव से केंद्र में। ये विवाह के बाद धन और उसके वैचारिक प्रभावों को दिखाते हैं। नवांश कुंडली का मजबूत लग्नेश मजबूत होगा, क्योंकि लग्नेश होकर के लग्न को मंगल देख रहे हैं, एक अन्य ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ गई। तो नवांश कुंडली का लग्नेश अगर बलवान हो या लग्न बलवान हो तो ये विवाह को मजबूती देते हैं, और विवाह जल्दी हो जाए, झटपट हो जाए, और व्यक्ति अपने पसंद से विवाह करता है और उस विवाह को बहुत ही मजबूती से निभाने की कोशिश करता है। इसमें ये विवाह की स्थिति बता रही है। नवांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी उच्चाभिलाषी, गुरु से दृष्ट। तो शास्त्र कहता है नवांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी अगर गुरु से दृष्ट हों तो विवाह को मजबूती मिलती है। जो नेचर होता है विवाह का वो बड़ा ही सुखद होता है। धन लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, विवाह का दृष्टिकोण कैसा है, ये सारी चीजें बहुत ही मजबूत और स्ट्रेंथ वाली हो जाती हैं, और उस विवाह को ऊंचाइयां मिलती हैं। विवाह लंबा बीतता है, टूटता नहीं है, और साथ ही साथ धनवान और सुखी भी दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति का होता है। तीसरे भाव में अगर तीसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव को देख रहे हैं तो विवाह में विवाह को बचाने की पूरी कोशिश बताते हैं, और उस भाव पे गुरु की दृष्टि, बुध का प्रभाव, और उस भाव के त्रिकोण में शुक्र बैठे हैं। इस भाव पे गुरु की दृष्टि भाग्येश होकर के, और तीसरे भाव के अधिपति तीसरे भाव को देख रहे हैं। ये जो तीनों चारों स्थितियां बन रही है वो नवांश कुंडली के तीसरे भाव को बल दे रही हैं और कैपेसिटी बढ़ाने वाली बन रही हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति विवाह को बचाने के लिए अपने पत्नी से ज्यादा कोशिश करेगा, या दोनों ही सामान्यतया उस विवाह को बचाने में पूर्णतया समर्पित होंगे, और कम्युनिकेशन बड़ा बढ़िया होता है, मजबूती होती है। उसी तरीके से नवांश कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, जहां व्यक्ति अपने पसंद के स्पाउस से या पसंद के लड़का लड़की जातक जातिका से विवाह करने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पे जब नवांश कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम भाव में जाएंगे तो कई बार वहां पे मन मस्तिष्क परेशान, क्योंकि केतु से दृष्ट होने के कारण पति और पत्नी में चंद्रमा की महादशा में, केतु की अंतरदशा में, केतु की अंतरदशा में, चंद्रमा की अंतरदशा में कभी कभी मतभेद भी देखने को मिलता है, या कभी कभी प्रायः घर में कलह के वातावरण को भी बनते हुए देखा जाता है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चतुर्थ भाव पे सूर्य और शनि जैसे दो क्रूर, या एक क्रूर सूर्य और दूसरे पापक शनि की दृष्टि है, और चतुर्थ भाव केतु से प्रभावित है, चतुर्थेश भी केतु से प्रभावित है। इस वजह से हमें वहां पे माता पिता जब कभी भी किसी से विवाह करने जा रहे हैं तो उस लड़की की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखें, वो उसका इम्यून बताएगा। उसके संबंध आपके परिवार वालों के साथ कैसे रहेंगे, उसका परिगणन उस लड़की की कुंडली में, जातिका की कुंडली के चंद्रमा से पता चलता है। अगर चंद्रमा जातिका की कुंडली में शुभ ग्रह बन रहे होंगे तो वो आपके घर में आकर के आपके बाकी के परिवार के सदस्यों के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे, अन्यथा कई बार वो बुरे दौर से गुजरने लगता है। एक बात और याद रखनी होगी, चतुर्थ भाव का संपूर्णतया सुख गुरु और मंगल दे रहे हैं, पर चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं अष्टम भाव में जाने के कारण काफी कुछ उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं जहां व्यक्ति छुपा जाता है। यहाँ एक चीज और भी होगी कि अगर व्यक्ति जिनसे प्रेम करता है अगर उनसे विवाह नहीं होगा तो इसमें एक परेशानी ये है कि व्यक्ति को, उस जातक या उस जातिका को पूर्ण समर्थन के साथ या पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम नहीं करता है। इसी वजह से उनका विवाह अपने मनचाहे व्यक्ति से नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इस व्यसय वस्तु को ठीक करने के लिए भगवान भोलेनाथ की नित्य उपासना करनी चाहिए, और जिसके प्रति आपका समर्पण हो या विवाह के बाद जिसके प्रति समर्पण हो उससे भी विवाह ठीक रहेगा। अगर हो जाता है तो समर्पण का भीख मांगा जाए, भगवान से प्रार्थना किया जाए, और अगर नहीं होता है तो ये भी एक अच्छी निशानी होगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ
नीच के हो रहे हैं। चतुर्थेश अगर नीच के होंगे तो कई बार विवाह में सुख और संपत्ति की कमजोरी, विवाह के बाद उस व्यक्ति को जब आप पैसे देंगे बचाने के लिए तो कई बार वो उसको बचा नहीं पाता, या मन मस्तिष्क में या व्यय में चला जाता है, या कई बार वहां पे असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। ये यहां तक मैंने आपसे इतनी चर्चा की। अब जरा नवांश कुंडली के चौथे भाव के मैंने बारे में बात की कि चतुर्थ भाव पे केतु का प्रभाव, सूर्य और शनि जैसे ग्रह की दृष्टि, और नवांश कुंडली में इस भाव के तीसरे भाव में राहु बैठे हैं, जो ये दिखाते हैं कि दाम्पत्य में कभी कभी एक अलग तरीके का साहस दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रेम करेंगे, पर उसमें कभी कभी मतभेद भी देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे की सुरक्षा के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे, और दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करने के बावजूद बताने में झिझक रखेंगे। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली के केंद्र में और पंचमेश का जन्म कुंडली में दिग्बली होना, ये प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। और ऊपर से मंगल से दृष्ट हैं पंचम भाव के स्वामी। लग्न और पंचम के अधिपति परस्पर एक दूसरे से चौथे 10 में बैठे हैं। इस वजह से पति और पत्नी में से दोनों ही, या ये अगर पत्नी की बात करते हैं तो विवेकवान और भाग्यशाली होने का वर भी प्राप्त होगा। विवेक और वो कारोबार में दिमाग देने वाला, परिस्थिति के हिसाब से साम्यता बनाने में दिमाग लगाने की स्थिति में जाना, या इसको ऐसे कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि परिस्थिति को समझने वाला और आपके लेवल पे आकर के आपकी बात को समझने वाला होता है, विवेकवान होता है, गुणी होता है। वहीं जन्म कुंडली में पंचम भाव से पंचम भाव के ऊपर सप्तम भाव के अधिपति की दृष्टि प्रेम विवाह के योग दर्शाते हैं। और सप्तम भाव पे शनि और मंगल का संबंध, सप्तम भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है और उच्च की जा रही है। पंचम भाव के अधिपति दशम में शनि के साथ बैठ रहे हैं, मंगल से दृष्ट हैं। पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव पे सप्तम भाव के अधिपति शुक्र की दृष्टि है। इस वजह से 75 से 80% योग अपने मन से विवाह करना, या माता पिता की नाराजगी को नाराजगी के साथ विवाह न करना, मतलब उनकी आज्ञा मानने के बाद ही विवाह करना, उनकी रजामंदी के साथ विवाह करना, लेकिन प्रेम विवाह के लिए अपने माता और पिता को तैयार करने की प्रवृत्ति देता है। छठवें भाव में राहु, विवाह को बचाने की पूरी कोशिश, लेकिन सप्तम भाव के ठीक पीछे राहु बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में इससे केंद्र में है। इस वजह से साहस, बल, पराक्रम, धैर्य और ज्ञान का बल बड़ा बढ़िया बन जाएगा। इसके अतिरिक्त नवांश कुंडली के छठवें भाव में राहु बैठे हैं और सप्तम भाव के ठीक पीछे बैठे हैं। इस वजह से पत्नी या सामने वाला जो पार्टनर होता है वो परिस्थिति के हिसाब से अपना प्रभाव बदलने वाला होता है। जहां उसको साहस करना है वहां वो साहस करेगा, जहां बल देना है यहाँ पे थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति भी बनती देखी जा रही है। हालांकि बलि छठवें भाव के अधिपति शत्रु के घर में बैठे हैं, लेकिन शत्रुगत नहीं है। उनके ठीक पीछे चंद्रमा और उनके ठीक आगे सूर्य बैठे हैं। इस वजह से विवाह को बचाने की पूरी कोशिश, समझने की पूरी स्थिति, और साथ ही साथ उस विवाह में आने वाली परेशानियां जो राहु और बुध की दशा में आएंगी, इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। नवांश कुंडली के छठवें भाव में छोटी मोटी जो अड़चने आती हैं वो राहु और बुध की दशा में देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गहराई में रहने की या गहरे घाव बन जाने की कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में 2 परम मित्र का होना, शुभ ग्रह की राशि में बैठना, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के पंचम भाव के स्वामी ही यहाँ के सप्तम भाव के स्वामी हो रहे हैं। इस वजह से विवाह में प्रेम, सुख, ऐश्वर्य, कृतज्ञता, बहुत अच्छी दिनचर्या, परिवार और परिस्थितियों को समझने वाला पार्टनर मिल जाता है। शिक्षकीय गुणों से युक्त, साथ में काम करने वाला, या कई बार बहुत पुरानी मित्रता जिससे हो उससे विवाह हो जाता है, और ये गुरु और मंगल के कारण होता है। और चूंकि सप्तम भाव के स्वामी उच्चाभिलाषी हैं, यहाँ उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से भी यहाँ विवाह को बहुत काफी हद तक, या जैसे होता है ना नवग्रहों में शुक्र को पत्नी का दैव कहा गया है, जीवन साथी का दैव कहा गया है,
तो लग्न कुंडली में वो पंचमेश होकर के उच्च के थे, यहाँ पे भी लग्न कुंडली में सप्तमेश होकर के उच्चाभिलाषी हैं। इस वजह से यहाँ पे शुक्र मतलब पत्नी को प्राप्त करने के लिए, मनचाहा विवाह करने के लिए थोड़ी बहुत चलने की स्थिति जरूर बनेगी, पर व्यक्ति उसमें सफल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला अनुभवी और जानकार है, साहसी भी है, और प्राप्त करने की जो कोशिश है वो सामने वाले में भी उतनी ही देखने को मिल रही है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव रख रहे हैं, ऐसी बातें कही जा सकती है। नवांश कुंडली के लग्न को अगर लग्नेश देख रहे हो तो ये काफी अच्छी स्थिति होती है। नवांश कुंडली के सप्तमेश को अगर गुरु देख रहे हो तो ये काफी अच्छी स्थिति होती है। नवांश कुंडली के लग्न को अगर गुरु देख रहे हो तो ये काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है विवाह को चलाने के लिए, विवाह में सामरिक स्थितियों को समझने के लिए, विवाह को आगे बढ़ाने के लिए, विवाह को अच्छा नेचर देने के लिए, साथ ही साथ प्रवृत्ति भी साधुवत, दार्शनिक, चिंतन करने वाला, धार्मिक, मनस्वी, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, अच्छे जगह पे धन को खर्च करने वाला, काफी सुंदर और व्यवस्थित मानसिकता का होता है। यहाँ व्यक्ति जब उसको सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो पति को सुरक्षा देगा, जब कभी उसे सुरक्षा लेनी पड़े तो सुरक्षा लेगा। मुंहफट होता है, कुछ भी बोल देने वाला, और काफी अटेंशन प्राप्त करने वाला होता है कि वो चाहता है कि उसकी तरफ उसके पति का ध्यान हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध यहाँ नवम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के काफी हद तक वहां पे कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं, उसको और भी ज्यादा क्लियर किया जा सकता है। विवाह करने से पहले, विवाह में जाने से पहले सारे मतभेद समाप्त कर लेने चाहिए, ताकि वो आगे चल करके बड़े और बृहद आकार का स्वरूप न ले सके, क्योंकि ऐसा चतुर्थेश के अष्टम भाव में केतु से दृष्ट और चतुर्थ भाव पे केतु के प्रभाव के कारण थोड़ी रुग्णता, थोड़े स्वास्थ्य में कमजोरी, थोड़ी मानसिक विकलता और निरंतर एक जैसा मन नहीं रहने वाला। मतलब वो मन जो है वो कभी बहुत अच्छा है, कभी थोड़ा गड़बड़ है, कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत शांत है, कभी कठोर हो रहा है, कभी जिद्दी हो रहा है, कभी हठी हो रहा है, कभी बिल्कुल ही दयालु है। तो इस तरीके का जो भाव है वो नवांश कुंडली के चंद्रमा के कारण देखने को मिल रहा है। जो मन है, जो मानसिक पटल है, जो अंदर द्वंद्व बना हुआ है वो है, क्योंकि केतु का प्रभाव द्वंद्व पैदा करता है। नवांश कुंडली के नवम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना विवाह के बाद भाग्य के उजागर होने और भाग्य के लाभ को दिखाने को दिखा रहा है। और इसे बहुत ही अच्छी बात कही जाएगी कि व्यक्ति के जीवन में दार्शनिकता रहेगी, कि व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता रहेगी, और व्यक्ति के जीवन में कर्मठता और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, सास ससुर, दाम्पत्य, परिवार, इन लोगों के साथ अच्छे संबंधों को दिखाने वाला होता है। नवांश कुंडली के नवम भाव के स्वामी के बारे में बात की। दशम स्थान बहुत अच्छा, एकादशवां बहुत संतुलित। एकादशवें भाव के अधिपति जो बैठे हैं जन्म कुंडली में सप्तम भाव से केंद्र में और दिग्बली होकर के दशम स्थान में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में विवाह के बाद व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करने वाला भी होता है, और बहुत जो होता है जैसे कि मजबूत इच्छा शक्ति का, प्रैक्टिकल माइंडसेट का, और सत्य को समझने वाला, कर्तव्यों को समझने वाला और अनुशासित जीवन जीने वाला, साफ सफाई पसंद, अपने कर्तव्यों का बोध उसे सदैव होता रहता है, और वो कभी भी किसी का दिल दुखाने वाला नहीं होता। एक कमजोरी जो इस कुंडली में रहेगी, मंगल और शनि का एक दूसरे को देखना। अगर जो विवाह में कभी भी कमजोरी होगी तो वो चंद्रमा की दशा में, और शनि और मंगल और केतु की दशा में होगी। मतलब इन दशाओं में विवाह को बहुत ज्यादा संतुलित बनाने की आवश्यकता होगी, और उसको संतुलन में रखने के लिए थोड़ी बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे को जब देखते हैं तो काफी हद तक व्यक्ति प्रेम समर्पण के साथ करता है। और इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि मंगल और शनि जब केंद्र में हैं तो व्यक्ति अपने स्पाउस को भी बहुत प्रेम करता है, और उधर सामने वाला भी उससे भी ज्यादा प्रेम करने वाला, और पति पत्नी एक दूसरे के ख्याल में ज्यादा ख्याल रखने वाला, क्योंकि वह नवांश चक्र है। नवांश कुंडली में शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, ये काफी हद तक अच्छी बात हो जाएगी विवाह के प्रति समर्पण और साहस भरने के लिए। 12वें भाव में केतु, जो कभी कभी धर्म में दान करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, ब्राह्मणों को देने वाला, अपने से बड़ों का आदर करने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला, और थोड़ी रुग्णता प्रदर्शित कर रहे हैं। नवांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में दो परम मित्र बैठे, मैंने बताया, और यहाँ पे सप्तमेश गुरु से दृष्ट और सप्तम भाव के स्वामी पंचम को देख रहे हैं। और सप्तम भाव के जो पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो दशम स्थान में
दिग्बली होकर के बैठे हैं एक ऐसे ग्रह के साथ जो स्वग्रही है। यहां शनि का बल बढ़ेगा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने माता और पिता की आज्ञा के अनुसार ही विवाह करने वाला होगा, लेकिन प्रेम विवाह के लिए अपनी बात रखने वाला भी होगा। इसके साथ साथ अगर और भी गंभीरता से पंचम, सप्तम और दशम भाव का संबंध बनाते हैं, तो चूंकि नवांश कुंडली के पंचम भाव के स्वामी दिग्बली हो रहे हैं और वहां उस भाव का स्वामी बैठा हुआ है, इस वजह से विवाह में उतरने के बाद करियर में और भी ज्यादा बेहतरीन ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ लग्न कुंडली के जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो नवांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं, और लग्न कुंडली के जो तीसरे भाव के स्वामी हैं वही यहाँ पंचम भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे पंचम भाव, तीसरे भाव में 5 नंबर की राशि बनी है जो साहस का है, और यहाँ पे वो पंचम भाव में बन रही है। प्रेम को पाने के लिए, विवाह को पूर्णतया पूर्ण करने के लिए व्यक्ति मेहनत भी करेगा, और उसमें उसके करियर के सपोर्ट की आवश्यकता जहां तक पड़ेगी, सामने वाले को अगर काम करने के लिए आगे बढ़ाना हो, या वो अगर चाहता हो कि मैं काम करूं, तो उसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि और दिमाग देने वाला भी होगा। मतलब उसके करियर को सेट करने वाला, करियर को आगे बढ़ाने वाला भी होता है। इसमें 2 बातें और भी कर दूं। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी गुरु से केंद्र में बैठे हैं, और ध्यान से देखेंगे तो शनि और मंगल की दृष्टि एक दूसरे को देख रही है। मंगल की 4थी दृष्टि है और शनि की 10वीं दृष्टि है। अब इस बात को बहुत ही गहराई से समझना होगा कि किसी भी वर्ग चार्ट में अगर शनि और मंगल का प्रत्यक्ष संबंध बन रहा हो, तो काफी हद तक ये विवाह में एक दूसरे को तीव्र प्रेम और तीव्र प्रेम करने की उत्कंठा को जागृत कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ होगा कि वो देखने में भले सुंदर उतना ना हो, पर समर्पित होकर के जो प्रेम करने की स्थिति होती है, वो इतनी ज्यादा मजबूत और अच्छी होती है कि व्यक्ति उस प्रेम को जीवन भर कभी भुला नहीं पाता है, और उसकी कमी व्यक्ति कभी भी पूरी नहीं कर पाता है। मैंने पहले ही बात कही थी, चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल सामान्यतया कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि विवाह हो तो उसी से हो जिसके प्रति व्यक्ति विवाह में समर्पित होगा, आगे उससे प्रेम और बढ़ने ही वाला है। और अगर विवाह नहीं हो जिससे आप प्रेम करते हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन होगा विवाह के सुख के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो। मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि अगर आपको ये वस्तु चाहिए और अगर वो नहीं मिली परमात्मा के आशीर्वाद से या परमात्मा के किसी कारण से, तो ये भी आपके लिए अच्छी ही बात होगी। और अगर वो मिल जाती है वस्तु, तो वो वस्तु आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए लाभदायक है, और आपके करियर के लिए, आपके जीवन के लिए पूर्णतया सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने वाली ही बनेगी। मतलब दोनों ही हाथों में स्थिति अच्छी बनेगी। आप समझ गए, मिले तो ठीक, और अगर नहीं मिले तो भी ठीक बात होगी, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा के कारण। अब यहाँ पे एक बात और जोड़ूं, मंगल और शनि, चंद्रमा और केतु, ये आपके नवांश चक्र में ऐसे ग्रह बन रहे हैं जो विवाह में कभी कभी छोटे मोटे मतभेद या छोटे छोटे जो मतभेद की स्थिति होती है वो दर्शाने वाले बन रहे हैं। ऐसी अवस्था में शनि मंगल, चंद्रमा और केतु के अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर में पत्नी का स्वास्थ्य, आपस में अनबन, स्वास्थ्य की स्थिति, घर में कलह का वातावरण, और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति जो विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है, उसमें किसी भी प्रकार से संदेह नहीं करना चाहिए। और कोई भी बात जो हृदय में अंदर अंदर उसे साल रही है, उसको बता देना चाहिए। सामने वाले से किसी भी बात को छुपाना इस कुंडली के घर परिवार को कमजोर कर सकती है या सुख को भेदने का काम कर सकती है। तो यहाँ पे शनि मंगल चंद्रमा और केतु यही इशारा कर रहे हैं। बाकी प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, पंचमेश शनि के साथ मंगल से दृष्ट, और सप्तम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव। सप्तम भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठ करके प्रेम की प्रवृत्ति को और भी ज्यादा श्रेष्ठता दे रहे हैं, या मजबूती दे रहे हैं, या उसमें बल देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ शुक्र उच्च के हैं, पंचमेश होकर के दशम स्थान में उच्च के, पंचमेश होकर के दशम स्थान में दिग्बली। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में जिनसे भी विवाह हो वो कृतज्ञ हो, ज्ञानी हो, दार्शनिक हो, शिक्षकीय गुणों से युक्त हो, और नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला, चरित्रवान, व्यवस्थित जीवन जीने वाला, अनुशासित, अपने कर्तव्यों का बोध और पालन करने वाला होता है। छठवें भाव में राहु कभी कभी असमंजस की स्थिति पैदा करेंगे,
वो कभी-कभी दाम्पत्य में पति या पत्नी एक दूसरे पे अविश्वास करने लगते हैं, पर वो हल्की सी फुहार है। सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, शुभ ग्रह की राशि बनी है, लग्नेश होकर के मंगल सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, लग्न पे गुरु की दृष्टि है। ये बहुत ही ज्यादा बेहतर प्रवृत्ति को दिखाने वाली, धर्म, दर्शन, न्याय, ज्ञान और प्रभाव में बेहतर बुद्धि, कम्युनिकेशन अच्छा, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी, विवाह को समझना, भाग्यशालिता का वर देना, विवाह में आने के बाद करियर को ग्रोथ देना, व्यापार की तरफ दिमाग लगाना और विवेकवान होने का दर्शन कराती है। अष्टम भाव में नीच के चंद्रमा, जिनका नीच भंग मंगल के कारण हुआ है, इस वजह से हमें वहां ससुराल वालों के साथ संबंधों को मजबूती देनी चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि ससुराल वाले भी उतने ही धनवान हों जितने की आप हों। हो सकता है कि विवाह के बाद आपके जुड़ने के कारण उन लोगों का भाग्य बल बढ़ जाए। ससुराल में आने के बाद या विवाह के बाद वहां के लोगों के साथ इस जातक के संबंध कमजोर या सामान्य हो सकते हैं, है ना? विवाह में ससुराल वालों से संबंध थोड़े सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो ससुराल का धन या पत्नी के धन का होता है। वहां से बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। नवम भाव में बुध का बैठना, सप्तम भाव में बुध छठवें भाव में बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि में, और इस भाव के स्वामी शुभ ग्रह अपने भाव से शुभ ग्रह की राशि में शुभ भाव में बैठे हैं, तो कम्युनिकेशन बड़ा ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। एक दूसरे को कैसे प्रेम देना है, प्रेम को कैसे समझना है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये सारी बातें कृतज्ञता का भाव जो देता है वो बुध नवम भाव में बैठ करके दे रहे हैं। अगर वो अपने भाव से केंद्र में नहीं होते, पंचम भाव से त्रिकोण में नहीं होते, तीसरे भाव पे नहीं उनकी दृष्टि जाती, तो ये कमजोर बात हो जाती। शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना और शुभ भाव में बैठना विवाह को मजबूती और बहुत अच्छी नेचर देती है। इसके साथ साथ दशम स्थान में दो ग्रहों का बैठना, परस्पर वहां पे शनि का बल बढ़ेगा। पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में बैठे, कोई खराब नहीं है। यहाँ पे करियर और ग्रोथ को बहुत मजबूती, प्रैक्टिकलिज्म और समाज को समझना, समाज के हिसाब से काम करना और सामाजिक गति को आगे बढ़ाने वाला होता है, सामाजिकता देने वाली स्थिति में ले जाते हैं। एकादशवें भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। अपने भाव से पंचम भाव में ग्रह का बैठना विवाह के बाद और पत्नी के आने के बाद लाभ की स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं। शुक्र को पत्नी का दैव कहा गया। जिस जातक की कुंडली में शुक्रदेव अच्छे भाव के स्वामी बनते हों, उच्च के बैठे हों, केंद्र में बैठे हों, तो उस व्यक्ति के जीवन में सांसारिक सुख, भौतिकीय सुख और ज्ञान का सुख, अनुभव का सुख, पत्नी का सुख, अनुभव के साथ साथ मंत्र का सुख, है ना, चरित्र का सुख, ये सब चीजें मिल जाती हैं। सुगंध दुर्गंध को पहचानना, अनुभव का प्रभाव विकसित करना, गलती बार बार ना करना और चीजों को समझने की कोशिश करना, और साथ ही साथ मर्म को समझना, कई बार जीवन में कठोर परिस्थिति से बाहर निकालना और वापस उसी स्थिति को प्राप्त करना, ये कुंडली को मजबूती दे जाते हैं। 12वें भाव में केतु मोक्ष की गति को दिखा रहे हैं, लेकिन पत्नी को बीमार बना रहे हैं। ये नवांश चक्र है। नवांश कुंडली में और भी बातें दिखाता हूं। यहाँ के सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव को देख रहे हैं, मतलब सप्तम भाव से गुरु का संबंध बन गया, सप्तम भाव से केंद्र में शुक्र बैठ गए, सप्तम भाव से त्रिकोण में शुक्र बैठ गए, सप्तम भाव में ही गुरु बैठ गए, और सप्तम भाव में लग्नेश बैठे हैं जो विवाह को नेचर देते हैं, विवाह में समझने की शक्ति देते हैं, कन्विंसिंग कैपेसिटी देते हैं। नवांश कुंडली के लग्न कुंडली के एकादशवें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश, लग्न कुंडली के एक नवम भाव के स्वामी यहाँ के लाभेश, यहाँ का भाग्य, यहाँ का प्राप्त होना। तो भाग्य से प्राप्त का संबंध, शुक्र का संबंध यहाँ भी बन रहा है, शुक्र का संबंध यहाँ भी बन रहा है, क्योंकि जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नवम भाव बहुत बलवान है सूर्य और बुध के कारण, और अपने उच्च की राशि को भोग करके ग्रह गया है। यहाँ पे उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। लग्न कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हो और सूर्य की स्थिति अच्छी हो और चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, तो ससुराल वालों के साथ, सास और ससुर के साथ संबंध अच्छे होते हैं। यहाँ सास और ससुर दोनों अच्छे हैं। ससुर सूर्य होते हैं, सास शुक्र होती हैं, और ससुराल के संबंध जो बाकी के और रिश्तेदार हैं वो चंद्रमा होते हैं। वहां पे सामान्य संबंध देखने को मिल रहा है। द्वितीय भाव पे मंगल की दृष्टि, द्वितीय पे गुरु की दृष्टि और द्वितीय भाव पे चंद्रमा की दृष्टि। द्वितीय भाव पे चंद्रमा और मंगल का बैठना या देखना विवाह के बाद कुछ छोटे मोटे साधारण धन लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं ससुराल से। बाकी ऐसे वैवाहिक सुख में जाने के बाद प्रगति काफी हद तक
अच्छी देखने को मिल रही है। अब मैं आप लोगों को ग्रहों के बीच के संबंधों को बताता हूँ। लग्न कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो मेष राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं, यानी कि यहाँ से 8वें भाव में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा, जो मैंने पूर्व में ही बताया था, कि यहाँ के चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में रोग, रुग्णता, अनियमितता, पाचन तंत्र में गड़बड़ी पत्नी को देंगे अपनी दशाओं में। मंगल जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं मेष राशि में और यहाँ बैठ रहे हैं तुला में। इसका अर्थ होगा कि मंगल की दशा में व्यक्ति अपने विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, उसको दम भरेगा, उसमें साहस देगा और प्रेम को प्रदर्शित करने का प्रभाव दिखाएगा। वहीं बुध जन्म कुंडली में मीन राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं और यहाँ पे बुध बैठे हैं धनु राशि में। बुध की दशा में व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति दिखाई देगी। वो करियर, व्यापार, वाणी, कुशाग्रता के बल पे व्यापार और धन को आगे बढ़ाने वाला होता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ सिंह राशि में और यहाँ तुला राशि में बैठ रहे हैं। ये भी एक लाभ की स्थिति ही हो रही है, तृतीय एकादशवें का संबंध। जहां यहाँ तुला राशि में बैठे हैं, यहाँ सिंह राशि में बैठ करके व्यापार को नई एनर्जी, नया साहस, नया उत्साह और नया दृष्टिकोण देने का काम करेंगे। शुक्रदेव यहाँ मीन राशि में बैठे हैं, यहाँ मेष राशि कुंभ राशि में बैठ रहे हैं, लेकिन उच्चाभिलाषी होंगे। इस वजह से शुक्र की दशा में पत्नी के ऊपर व्यय, सुखों के ऊपर व्यय, संसाधन के ऊपर व्यय, साधनों के ऊपर व्यय होते देखा जाएगा। बच्चों के कारण व्यय, बच्चों के ऊपर व्यय देखा जाता है। वहीं शनिदेव जन्म कुंडली में मिथुन राशि में और यहाँ मकर राशि में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव की दशा में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, अपनी दिनचर्या, अपने मन बुद्धि को शांत रखने का दबाव पड़ेगा। राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं मेष राशि में, यहाँ राहु बैठे हैं कन्या राशि में। राहु की दशा में भी व्यक्ति को घर में कलह का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए, यानी कि चंद्रमा, राहु केतु और शनि की दशा काल में हमें बहुत सावधान रहना होगा। सूर्य जन्म कुंडली में कुंभ राशि में और यहाँ सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं। नवांश कुंडली में मकर और कुंभ का जो संबंध बन रहा है, ये सूर्य की दशा में पेट से संबंधित समस्या या कई बार घर में थोड़े मोड़े छोटे मोटे कलह के वातावरण को भी दर्शा रहे हैं। अब जरा राशियों को देखते हैं एक बार फिर से। तो मिथुन राशि लग्न में, यहाँ मिथुन राशि तृतीय में। इसका अर्थ होगा कि इस राशि के उदय पे या मिथुन राशि में बैठे ग्रहों की राशि में, जैसे बुध की राशि में शनि बैठे हैं, हमें सावधान रहना होगा। अपने अनुशासन को मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। बिना किसी आलस्य के हमें काम पे जाना होगा। 4 नंबर की राशि धन भाव में बनी है, यहाँ 4 नंबर की राशि सुख में बनी है, यानी कि इस भाव की स्थिति जातक के जीवन को सुख देने वाली होगी। मतलब कर्क राशि में कभी कभी लाभ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ 5 नंबर की राशि तृतीय भाव में, यहाँ 5 नंबर की राशि लग्न पंचम भाव में। यहाँ प्रेम और प्रेम को उजागर करना, प्रेम के प्रति समर्पण, प्रेम को बनाने के लिए मेहनत, उसमें एनर्जी डालना, ये सब अच्छा होता है। 6 नंबर की राशि चतुर्थ में, यहाँ पे 6 नंबर की राशि कन्या राशि 6वें भाव में बन रही है। इस वजह से कभी कभी कन्या राशि के कारण, जब कभी भी कन्या राशि से ग्रह का गोचर होगा, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, तो मतभेद, स्वास्थ्य में परेशानी बन सकती है। यहाँ पे 7 नंबर की राशि पंचम भाव में, यहाँ केंद्र में, यानी कि तुला राशि में जब जब ग्रहों का गोचर होगा तो व्यक्ति को संतान, दाम्पत्य, विवाह आदि में सुख की स्थिति बनेगी। यहाँ 8 नंबर की राशि 6वें भाव में बनी है, यहाँ अष्टम भाव में बनी है, यानी कि वृश्चिक राशि से जब कभी भी किसी भी ग्रह का गोचर हो तो हमें उस समय अपने ससुराल के धन को, अपने ससुराल वालों के साथ संबंधों को बहुत सावधानी से निभाना होगा। ऐसे गोचर देखे जाएंगे। 9 नंबर की राशि केंद्र में बनी है सप्तम भाव में, यहाँ पे त्रिकोण में, यानी कि 9 नंबर की राशि में, यानी कि गुरु की राशि धनु राशि में जब कभी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु का गोचर होगा तो लाभ देगा। 10 नंबर की राशि अष्टम भाव में बनी है, यहाँ पे दशम भाव में बनी है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कारोबार को आगे बढ़ाने वाला, डिप्लोमेसी धारण करने वाला, विवाह में एनर्जी डालने वाला, या मतलब करियर में ग्रोथ। जब कभी भी 10 नंबर की राशि से शनि, मंगल, सूर्य, बुध, चंद्रमा आदि ग्रहों का गोचर होगा तो ये काफी हद तक व्यक्ति को एनर्जी देने वाला बनेगा। 11 नंबर की राशि भाग्य में बनी है, यहाँ लाभ में बनी है। यहाँ व्यक्ति को 11 नंबर की राशि में, मतलब कुंभ राशि में जब कभी ग्रहों का गोचर होगा तो लाभ देने वाला बनेगा। 12 नंबर की राशि दशम स्थान में बनी है, यहाँ पे व्यय में बनी है। इस वजह से कई बार उसमें विदेशी संपर्क, यात्राएं, लाभ और कभी कभी मृत्यु का खतरा, डर लगे, ऐसी स्थितियां 12 नंबर में बनेंगी। यहाँ पे 1 नंबर की राशि लाभ में, यहाँ पे 1 नंबर की राशि लग्न में, ये लाभ को दिखाएंगी और विवाह को सुखी और श्रेष्ठ बनाने में एनर्जी देंगी।
2 नंबर की राशि 12वें में, यहाँ 2 नंबर की राशि द्वितीय में, मतलब शुक्र की राशि से जब कभी भी गोचर हो किसी ग्रह का, शनि, मंगल, राहु, केतु, चंद्रमा आदि का, तो हमें उस दौरान अपने स्वास्थ्य, अपनी दिनचर्या, अपनी यात्रा को समुचित रूप से संतुलित करना होगा। ये आपको गोचर से मैंने बता दिया। कुछ इसी तरीके से आज के इस विश्लेषण जन्म कुंडली के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार।